हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज का सेशन किसके बारे में है? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1917 के इवेंट्स से। ठीक है, 1917, 1918, 1919 के जो मेन इवेंट्स थे, आज मैं उस पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। तो जो पहली चीज आती है वो क्या आती है? 1917 में क्या हुआ समझिए। इसको समझने के लिए हमें लगभग 8 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1917 से 8 साल पहले 1909 में 1909 में मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, यानी कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 आया था। और उसमें यह प्रोविजन था कि हर 10 साल के बाद जितनी और जरूरतें होंगी, ठीक है, लॉ में चेंजेस लेके आने की, क्योंकि इंडियन काउंसिल्स एक्ट वाज लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कि गवर्नमेंट कैसे काम करे, काउंसिल्स कैसे काम करेंगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कैसे काम करेंगी। तो उसमें 10 साल के बाद क्या चेंजेस हमें लगते हैं आने चाहिए। क्यों? लॉ इज समथिंग विच इज ऑर्गेनिक इन नेचर. This is a concept of called living law. Law is something living. Law grows like a language. Law evolves. आहिस्ता आहिस्ता, हौले हौले, धीरे धीरे लॉ जो है अपने आप में ग्रो करता है। क्लियर? तो लॉ ग्रोज, और ग्रोथ कैसे होगी? समय समय पर हमें जरूरतें फील होंगी, लॉ में ये चेंज आना चाहिए, और हम उन चेंजेस को लेकर आएंगे, और इस तरह से लॉ डेवलप होगा, लॉ ग्रो करेगा। तो ब्रिटिशर्स ने एक मैकेनिज्म बनाया था, हर 10 साल के बाद अमेंडमेंट करके नया मॉडिफाइड लॉ आएगा। तो 1909 1909 के बाद अगली बार कब आना था? 1919। तो 1919 आया भी था, उसे हम कहते हैं मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स से 2 साल पहले 1917 में कोशिशें शुरू हो गई। उस वक्त के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, इनके नाम के पीछे नाम पड़ता था एक्ट का। लॉर्ड मॉन्टेग was secretary of state for India and Lord Chelmsford was गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पास हुआ। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के आने से पहले की कहानी है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मैं डायग्राम के द्वारा समझाता हूं। ये देखिए, आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू दिस थिंग डायग्रामेटिकली एज वेल। ठीक है जी। हालांकि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो लीगल हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें हम इस टॉपिक को और भी डेप्थ में, डिटेल में कराते हैं। और आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मैं अब आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूं कि तब का मैकेनिज्म क्या हुआ करता था। ये देखिए, सबसे ऊपर जो हुआ करता था वो होता था क्राउन। क्राउन, जी हाँ, ब्रिटिश क्राउन, हम लिखेंगे ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन के नीचे होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS फॉर इंडिया। उसके नीचे एक ही आदमी होता था जिसके 2 पद हुआ करते थे, वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हम बात कर रहे हैं कि 1917 में भारत के इतिहास में क्या हुआ। ठीक है, तो उस समय क्या था? ये वाला जो सिस्टम था कि सबसे ऊपर ब्रिटिश क्राउन, उसके नीचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और उसके नीचे एक ही आदमी की दो पदवियां, एक ही आदमी की 2 पोजीशंस, 2 टाइटल्स होते थे, वाइसरॉय और गवर्नर ऑफ इंडिया। जब तो वो डील करता था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के साथ, when he was administering the British Indian provinces, जहां कोई किंग नहीं है, यानी कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस का मतलब नो किंग, तब उसी आदमी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहते थे, यानी भारत देश का राजा, अंग्रेज वो। और जब
वो प्रिंसली स्टेट्स, जब वो प्रिंसली स्टेट्स भी उसको कहा जा सकता है, उसको रजवाड़े कहा जा सकता है, उसको इंडियन स्टेट्स भी कहते थे, ठीक है। और यहाँ पर किंग होता था, ठीक है जी। तो वहां पर वही आदमी बन जाता था वाइस रॉय, समझ में आया। किंग, किंग के ऊपर होता था उस स्टेट का गवर्नर, और गवर्नर के ऊपर होता था कौन, वाइस रॉय, वाइस रॉय। और वाइस रॉय के ऊपर एसओएस, एसओएस के ऊपर ब्रिटिश क्राउन, के ऊपर ब्रिटिश क्राउन। और यहाँ पर किंग तो कोई होता नहीं था, सीधा आम जनता। अब यहाँ पे भी किंग के नीचे होती थी आम जनता, पीपल, ठीक है। और जबकि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में क्या होता है, यहाँ किंग नहीं होता था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में समझा रहा हूँ अब, ठीक है। कि जो आम जनता थे, यानी कि पीपल, पीपल के ऊपर सीधा कौन होगा, ठीक है, उस प्रोविंस का गवर्नर। यहाँ किंग नहीं है, उसके ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और उसके ऊपर क्राउन। समझ में आया। तो ये सिस्टम था कहां पर, जहां पर कोई राजा नहीं है, यानी कि ब्रिटिश इंडिया। इसको हम ब्रिटिश इंडिया भी कह सकते हैं, इसको हम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस भी कह सकते हैं। क्लियर, समझ में आया। तो उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो कौन था, लॉर्ड मॉन्टेग। लॉर्ड मॉन्टेग चाहते थे कि मोर इंडियंस, ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को एसोसिएट किया जाए, किसके साथ एसोसिएट नहीं, जोड़ा जाए, लॉ मेकिंग के साथ जोड़ा जाए, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आना था। उससे पहले 2 साल पहले मॉन्टेग डिक्लेरेशन आई 1917 में, कि बता दिया कि हम ये करने वाले हैं, जिस किसी कोई सुझाव हो या किसी को इससे प्रॉब्लम हो तो वो सरकार के समक्ष रखे, उसके ऊपर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा और फैसला लिया जाएगा। तो ये है कहानी मॉन्टेग डिक्लेरेशन की, समझ में आया। मॉन्टेग डिक्लेरेशन 1917, ठीक है। और क्यों आई थी ये, क्योंकि 1909 के एक्ट के 10 साल के बाद 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आना था। उससे 2 साल पहले तैयारी शुरू हो गई और आया मॉन्टेग डिक्लेरेशन, ठीक है जी। अब द ब्रिटिश पॉलिसी वाज अनाउंस्ड आफ्टर द लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कब हुआ, 1916 में। इसमें 2 यूनिटी हुई थी, एक तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट मिल गए थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग भी मिल गए थे, ठीक है जी। और इसी कारण से, क्योंकि ये 1917 का अगस्त का महीना था जिसमें ये डिक्लेरेशन हुई थी, इसलिए इसको अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917 भी हम कहते हैं। चलिए आगे। इट एम्ड एट इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाई जाए। इसके लिए जरूरी है मोर इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए आना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, पॉपुलरली नोन एज मॉन्टेग-कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है जी। और this declaration this formed the basis of government of India Act 1919 called Montague-Chelmsford reforms। clear। अब इसके बाद आता है ईयर 1918, मगर 1917 में कुछ और भी हुआ, वो भी मैं अभी आपको बता देना चाहता हूं। ये वो समय था जब महात्मा गांधी एक्टिव धीरे धीरे हो रहे थे पॉलिटिक्स में, राजनीति में, भारत भ्रमण कर रहे थे। 1915 में 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आ गए थे महात्मा गांधी। गांधीज रिटर्न टू इंडिया कब हुआ, 1915 जनवरी, 9 जनवरी 1915। इसीलिए अब इसी याद में हम प्रवासी भारतीय दिवस
सेलिब्रेट करते हैं। एनआरआईज को, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो भारत का डायस्पोरा है, मेंबर्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा है, उसको इंडिया वापस बुलाते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इलेक्शंस में कनाडा में बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय लोगों ने इलेक्शंस को विन किया है रिसेंटली। क्लियर? और आगे चलते हैं। तो हमेशा से बहुत से भारतीय ऑल ओवर वर्ल्ड ही आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, तो वो है इंडियन डायस्पोरा। इंडियंस लिविंग अब्रॉड को हम क्या कहते हैं? इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, तो महात्मा गांधी भी इंडियन डायस्पोरा के हिस्सा थे और वो साउथ अफ्रीका को छोड़कर 9 जनवरी 1915 इंडिया वापस आ गए। ठीक है, he did not join any political organization that did not accept the creed of non-violent सत्याग्रह। अगर कोई राजनीतिक पार्टी वॉयलेंट थी तो उसको उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। उनका सबसे मेन जो मंत्र था वो था नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। ठीक है, अब 1917 फिर उसके बाद उन्होंने भारत भ्रमण किया, भारत को समझा 1915, 1916 और 1917 और 18 में। ठीक है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ था बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द बिगेस्ट लीडर ऑफ द टाइम, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ के बाद एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और उसको फिल किया गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य महात्मा गांधी ने। कैसे? 3 स्ट्रगल्स, 3 ऐसी स्ट्रगल्स, 3 ऐसी मूवमेंट हुई 1917 में और 1918 में, जिसे देश के सबसे बड़े नेता बन गए महात्मा गांधी। तीनों में उनकी जीत हुई थी। सबसे पहले 1917 का चंपारण सत्याग्रह। ये कहाँ है चंपारण? ये बिहार में है, ये बिहार में है। अब इसके ऊपर 2 मेन क्वेश्चन आते हैं कि क्या कारण था और इसको क्या कहते हैं। पहला, ये पहली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी गांधी की। दूसरी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी 1930 में, वो थी सेकंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और क्यों हुई थी ये मूवमेंट? नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनको तिनकठिया सिस्टम के अंतर्गत एग्रीकल्चर करना पड़ता था, जो कि उनके लिए ठीक नहीं था। क्लियर? तो नील को ज्यादा उगाने से, नील को अगर ज्यादा उगाया जाए एक ही खेत में और बार बार उगाया जाए तो जमीन बंजर हो जाती है। ठीक है, और ये भी सच है कि चाइना को हम एक्सपोर्ट करते थे नील यानी कि इंडिगो, और जो डाइंग इंडस्ट्री थी, डाइंग DYEING, जो कपड़े डाई करते हैं, रंग करते हैं कपड़ों को, डाइंग इंडस्ट्री में इंडिगो का बहुत बड़ा महत्व था। इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि इंडियंस शुड कंटिन्यू ग्रोइंग ऑफ इंडिगो, पर इंडियंस कॉन्ट्रैक्ट करने के बावजूद भी इंडिगो को अब उगाना नहीं चाहते थे अंडर द तिनकठिया सिस्टम। महात्मा गांधी ने सिस्टमेटिकली उनकी डिमांड्स को ब्रिटिशर्स के सामने रखा और उनकी डिमांड्स मान ली गई और इंडिगो प्लांटर्स की सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। ये पहली जीत थी जो दर्ज की महात्मा गांधी ने भारत की राजनीति में। अगली जीत थी अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक 1918 में। इस पर क्वेश्चन क्या कहते हैं? ये पहली भूख हड़ताल थी गांधी की, और क्यों थी ये? ठीक है, जो मिल ओनर्स ऑफ अहमदाबाद थे, क्योंकि आज भी कॉटन फैब्रिक, कॉटन के कपड़ों की सबसे बड़ी मार्केट आज भी कहाँ है? अहमदाबाद। सबसे बड़ी प्रोडक्शन भी कहाँ है? अहमदाबाद। तो वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच के डिस्प्यूट्स को बातचीत के द्वारा, नॉन वायलेंस के द्वारा सुलझाया, सबको खुश किया। किसने? महात्मा गांधी ने।
और अपनी दूसरी जीत दर्ज कराई, सेकंड विक्ट्री। इसके बाद एक और जीत हासिल की 1918 की ही, 1918 में ही हुआ था ये अहमदाबाद वर्कर स्ट्राइक, और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918। ये पहली असहयोग आंदोलन यानी फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था महात्मा गांधी द्वारा भारत में। ठीक है, क्यों, क्या हुआ था इसमें? क्रॉप्स फेल हो गई थी, जितने भी किसान थे उनको नुकसान हो गया। द फार्मर्स विद गांधी विद हेल्ड द रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू उनको देना था सरकार को वो उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उनकी जो क्रॉप थी वो नष्ट हो गई थी। ठीक है जी। और महात्मा गांधी ने उनके पक्ष को सिस्टमेटिकली ब्रिटिशर्स के सामने रखा और रेमिशन दिलवाई। ठीक है, टू गेट रेमिशन बेस्ड ऑन रेवेन्यू कोड। तो ये तीसरी बड़ी जीत दर्ज कराई महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में। क्लियर। 1918 में एक और बड़ा इवेंट हुआ, और वो कौन सा इवेंट था? 1918 का इवेंट। ठीक है, आपको मैंने कल भी अपने पिछले सेशन में बताया था 1914 से 1918 तक चली थी वर्ल्ड वार वन। तो 1918 में हम लिख सकते हैं एंड ऑफ वर्ल्ड वार वन, एंड ऑफ वर्ल्ड वार वन इन 1918। ठीक है जी। इसके भी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस रहे। सबसे मेन, जो टर्की का राजा था, जो टर्की का किंग था, वो ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के जो सुन्नी मुस्लिम्स थे, सब दो तरह के मुस्लिम सेक्ट्स होते हैं, शिया और सुन्नी, ये आपस में ज्यादातर देखा गया ही लड़ते रहते हैं। तो जो सुन्नी मुसलमान थे, ठीक है, पूरी दुनिया के ऑल ओवर वर्ल्ड के सुन्नी मुसलमान अपना धर्म गुरु किसको मानते थे? टर्की के राजा को। ठीक है, और हम इसे कहते हैं द किंग ऑफ टर्की वाज द खलीफा, यानी कि कैलिफेट, कैलिफ या कैलिफेट किसके पास थी? टर्की या किंग। क्लियर। तो जो टर्की का राजा था उसको गद्दी से हटाया और वहां पर इलेक्शंस करवाए। वहां पर अंग्रेजों ने कब्जा कर इलेक्शंस करके वहां पर री इंस्टेट कर दी डेमोक्रेसी, यानी दोबारा से खड़ी कर दी डेमोक्रेसी। अब लोग अपना राजा चुना करेंगे और खलीफा को गद्दी से हटा लिया। पर इंडियन सुन्नी मुस्लिम्स ने कहा तुमने हमारे धर्म गुरु कैलिफ यानी खलीफा को हटाया है, जबकि इंडिया में हर मुसलमान ब्रिटिशर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस के खिलाफ खड़ा है। हमेशा से इंडियन मुस्लिम्स ने सपोर्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को, मगर जब उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो सपोर्ट उन्हें मिला नहीं, और उनके धर्म गुरु, सभी सुन्नी मुसलमानों के धर्म गुरु यानी टर्की के राजा को गद्दी से हटाया। इससे नाराज होके जितने भी इंडिया के मुस्लिम्स थे, जी हाँ, इंडियन मुस्लिम्स ने एक मूवमेंट स्टार्ट की, खिलाफत मूवमेंट, कि अब हम भी अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे? खिलाफत। कांग्रेस ने भी एक मूवमेंट, ये मुस्लिम लीग की मूवमेंट थी खिलाफत मूवमेंट, और कांग्रेस की मूवमेंट थी क्या? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। समझ में आया? तो मतलब वही है कि जो फरमान आएगा उसकी खिलाफत करेंगे, या फिर सरकार जो ऑर्डर देगी उसको हम नहीं मानेंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे। तो ये मुस्लिम्स की मूवमेंट, और महात्मा गांधी को ही खिलाफत कमेटी का हेड बना दिया गया। तो हिंदू मुस्लिम एकता भी सामने दिखाई दे रही थी। आपको याद रहे कि लखनऊ में पैक्ट साइन हो गया था, और हिंदू और मुस्लिम एक हो गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई थी, और इवन के मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट भी एक हो गए थे। क्लियर। मगर ये दोस्ती कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ज्यादा दिन नहीं चली, खिलाफत पार्टी भी ज्यादा समय तक नहीं चली। क्लियर। और आगे चलते हैं।
नेक्स्ट और आगे चलते हैं। अब एक इवेंट जो अभी बताने, अब 1919 पर आ रहा हूं। अब सारे इवेंट्स मैं 1919 वाले बताऊंगा। एनी क्वेश्चन यहां तक कुछ पूछ रहा हूं किसी बच्चे ने? क्या मैं चलूं आगे? चलो स्टार्ट करते हैं। Sir, please repeat the name of the Divas. दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। मैं एक और तरीके से दिखाता हूँ आपको अभी। ये देखो, इफ आई शो यू माई स्क्रीन, ये देखिएगा आप, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन? कई बार गूगल करके कुछ दिखाना चाहूँ तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ इसको आपको। प्रवासी भारतीय दिवस, क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ये देखिए, Yes, sir. प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है जी। ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ इसको मैं। ठीक है, बड़ा कैसे करूंगा मैं इसको? यहां से होगा ना थोड़ा सा बड़ा। ओके, क्लियर है? थोड़ा सा और कर देते हैं। ये देखिए आप, प्रवासी भारतीय दिवस इसे कहते हैं। ठीक है, यानी नॉन एनआरआई डे। इसको और क्या कहते हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। ठीक है, कब मनाते हैं? 9 जैन। कि कौन मनाते हैं? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्यों मनाती है? कि 9 जनवरी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। इज माय पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर कब से बनाना स्टार्ट हुआ? ईयर 2000 से। कौन स्पॉन्सर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके ऊपर लिखने का भी कुछ सिस्टम होना चाहिए ना। वेट, अभी करते हैं कोशिश। मैंने एक ऐप इंस्टॉल की हुई है इसके लिए। ठीक है, चलो कल उसको ट्राई करूंगा लिखने वाला, स्मूथ ड्रॉ, अगर पॉसिबल हुआ तो। नहीं, जूम से ही लिख लेंगे, सॉरी, जूम एनोटेट। ठीक है जी, ये देखिए, now I can annotate like this। ये देखिए, कब से स्टार्ट किया था हमने सेलिब्रेट करना? सन 2000 में। कौन स्पॉन्सर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, भारत सरकार इसको सेलिब्रेट करती है। ठीक है, और दूसरा फिकी सेलिब्रेट करती है, द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ताकि भारतीय लोग जो देश से बाहर रह रहे हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे यहाँ के कॉमर्स में और यहाँ की इंडस्ट्री में। और कौन करता है, पैसा लगाता है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्ट में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो। ठीक है, ये एक दिन का नहीं, 3 दिन का फंक्शन होता है। 7, 8, 9 जनवरी हर साल हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और ये क्या है? A forum of issues concerning the Indian diaspora is organized, और प्रवासी एंड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स आर गिवन। कौन सा अवार्ड देते हैं इसमें? प्रवासी भारतीय सम्मान। क्लियर? चलें आगे। थोड़ा सा इंडियन डायस्पोरा के बारे में मुझे लग रहा है आपको बता देना चाहिए यहाँ मुझे। ये देखिए, ये आ गया इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा के बारे में वेट, ये देखिए, ओवरसीज इंडियंस, ऑफिशियली नोन एज एनआरआईज और पीआईओज, आर पीपल ऑफ इंडियन बर्थ डिसेंट। ठीक है जी, मेन जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब दोबारा से आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है जी, स्टॉप शेयर करता हूं और फिर से शेयर पर लगाकर मैं आता हूं अपने टॉपिक पर। क्लियर है? आपको जवाब मिल गया ना? चलो जी, अब Yes, sir. 1919 के इवेंट्स में आपको करवाने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज जो खतरनाक काम हुआ
वो हुआ रॉलेट एक्ट पास हुआ। रॉलेट एक्ट काला कानून था ये। इसमें कहा जाता था ना अपील, ना अपील, ना वकील, ना अपील, ना वकील, ना दलील। ना अपील, ना वकील, ना दलील, यानी इफ एनी प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड, ठीक है, अंडर रॉलेट एक्ट और एनी जजमेंट इज गिवन, देन यू कैन नॉट कॉन्टेस्ट योर केस। वकील नहीं कर सकते, कोई दलील नहीं दे सकते, और फैसले के खिलाफ अपील हायर कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो जस्टिस जस्टिस सिडनी रॉलेट, पूरा नाम क्या था? जस्टिस सिडनी, SYDNEY, जस्टिस सिडनी, वाई है ये एंड में, जस्टिस सिडनी रॉलेट। Justice Sidney Rowlatt was the head of the Sedition Committee। 1919 की ये कमेटी थी। ठीक है, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी उसके आधार पर जो एक्ट बना उसे हम कहते हैं रॉलेट एक्ट। 2 प्रपोजल्स दिए थे, उसमें से एक बिल पास हुआ था, सेडिशियस एंड एनार्किकल क्राइम्स बिल, कुछ ऐसा सा नाम था, एग्जैक्ट मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, और इस बिल ने, इस लॉ ने ऑथराइज कर दिया ब्रिटिश सरकार को कि वो जेल में डाल सकती है किसी भी इंसान को बिना ट्रायल के, बिना कन्विक्शन के, ठीक है, बाय द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर 2 years, 2 सालों तक आप अंदर रख सकते हैं बिना किसी कन्विक्शन के, बिना किसी ट्रायल के। ठीक है, और इससे आपकी रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस सस्पेंड हो गई। जब भी किसी को इलीगल तरीके से डिटेन किया जाता है, यानी कि अंदर कर देते हैं, अरेस्ट कर देते हैं, तो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस वो डाल सकता है इंसान। ठीक है, और ये रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज द फाउंडेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज इन इंडिया, इन ब्रिटेन। ठीक है, और जो उन्होंने ये रॉलेट एक्ट पास किया, इसके खिलाफ कंट्री वाइड एजिटेशन हुआ, और इसी की वजह से हम कहते हैं इट मार्क्ड द फाउंडेशन ऑफ असहयोग आंदोलन, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 6 अप्रैल को, जी हाँ, डेट कौन सी थी? 6 अप्रैल 1919 को ऑल इंडिया एंटी रॉलेट एक्ट, ऑल इंडिया एंटी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कॉल किया। किसने? गांधी ने, महात्मा गांधी ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच से उन्होंने कहा 6 अप्रैल को हड़ताल रहेगी, ऑल इंडिया एंटी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह होगा। इसके एक हफ्ते के बाद, यानी 7 days के बाद, यानी 13 अप्रैल 1919 को एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, जलियांवाला बाग। ठीक है जी। और ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल 1919, ठीक है, रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई इंडिया में। ठीक है, हड़तालें हुई, स्ट्राइक्स हुई, प्रोसेशंस हुए, डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए। 2 बड़े नेताओं को, पंजाब के 2 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया ब्रिटिश सरकार ने, सैफुद्दीन किचलू और प्रोफेसर सत्यपाल। और इन्हीं के अरेस्ट के खिलाफ एक मीटिंग बैसाखी वाले दिन ऑर्गेनाइज की गई। कहाँ? जलियांवाला बाग में। ठीक है, और वहां पर आकर गोलियां चला दी जनरल डायर ने। जो डिससेटिस्फेक्शन थी, द डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट रॉलेट एक्ट led to mass agitations. The government was determined to suppress the mass agitation. ठीक है, a large but unarmed crowd had gathered on 13 अप्रैल 1919। बिना हथियारों के एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी 13 अप्रैल 1919, यानी बैसाखी वाले दिन अमृतसर में
गोल्डन टेम्पल के पास में ही है जालियांवाला बाग। इसका सिर्फ एक ही एंट्री एग्जिट का डोर था। इसलिए था, क्यों इकट्ठे हुए? ताकि आवाज उठाई जा सके। इलीगल अरेस्ट ऑफ 2 पॉपुलर लीडर्स। दोनों का नाम एस से शुरू होता है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। जनरल डायर वहां आया और बिना कोई वार्निंग दिए, द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर, जनरल डायर, he decided to terrorize the people of Amritsar into complete submission और open fire किया। It was a large open space and closed on 3 sides and had only one exit. और जनरल डायर ने surrounded the bag, closed the exit with his troops and then ordered his men to shoot into the crowd. Thousands were killed, हजारों लोग मारे गए। कितने ही लोगों को चोटें आई। 13 अप्रैल 1940 को इस शूटिंग का बदला लिया भारत के ही एक बहुत बड़े एक सपूत कह लो या शहीद कह लो, सरदार उधम सिंह ने। और ही किल्ड माइकल डायर, ठीक है, इन कॉक्सटन हॉल लंदन, ठीक है। और वुमेनाइजिंग टेंडेंसीज यूज करते हुए, ठीक है, वुमेनाइजिंग स्किल्स यूज करते हुए ही गॉट एंट्री देयर, ठीक है। when General Dyer was addressing a meeting, he was shot by उद्धम सिंह, शहीद उद्धम सिंह। आज भी शहीद उद्धम सिंह की शहीदी दिवस पर, बर्थडे पर काफी सेलिब्रेशंस होती हैं इंडिया में। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के खिलाफ रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल जो है वो सरेंडर कर दिया, रिटर्न कर दिया। हंटर कमीशन सेटअप किया गया, ठीक है, इंक्वायरी करने के लिए कि ये सब क्यों हुआ, क्लियर, और ठीक हुआ या गलत हुआ, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ल्ड वार 1 में इंग्लैंड जीत गया, ठीक है, और टर्की हार गया। तो टर्की के राजा को, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड के सुन्नी मुस्लिम्स का लीडर था, खलीफा था, खलीफा को गद्दी से हटा दिया गया और उसी के खिलाफ इंडियन सुन्नी मुस्लिम्स ने स्टार्ट की खिलाफत मूवमेंट। जी हाँ, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, टर्की allied with Germany and Austria against British, ठीक है। टर्की मिला था जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ, और इंडियन मुस्लिम्स सुल्तान ऑफ टर्की को अपना स्पिरिचुअल लीडर यानी खलीफा मानते थे। और जंग के बाद ब्रिटिशर्स ने खलीफा को गद्दी से हटा दिया, ठीक है, और टुडे कर दिए टर्की के। और हेंस द मुस्लिम स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। किस लिए? क्या इनकी मेन डिमांड थी? रिस्टोरेशन ऑफ खलीफाज पोजीशन इन टर्की। तो जो मेन ब्रदर्स थे वो कौन थे इसके लीडर्स खिलाफत मूवमेंट के? अली ब्रदर्स। 2 नाम भाइयों के क्या थे? शौकत अली, मोहम्मद अली। और जो लीडर्स थे वो थे मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी। गांधी को लीडर बनाया गया खिलाफत मूवमेंट का भी। गांधी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा कि क्यों ना हिंदू मुस्लिम एकता फिर से भारत में स्थापित की जाए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्थापित की जाए, ठीक है। हालांकि CR दास ने, चित्तरंजन दास ने पहले ही कह दिया था कि ये महात्मा गांधी का आइडिया कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, ठीक है। देन सेंट्रल खिलाफत कमिटी बनाई गई, ठीक है। उसकी मीटिंग हुई इलाहाबाद में, ठीक है। कई कांग्रेस और खिलाफत के लीडर्स ने इसको अटेंड किया, ठीक है। और एक नॉन कॉपरेशन का एक प्रोग्राम स्टार्ट करने का फैसला लेकर डिक्लेरेशन कर दी गई, ठीक है। क्या था इसमें? बॉयकॉट करेंगे टाइटल्स गिवन बाय ब्रिटिशर्स, बॉयकॉट करेंगे सिविल सर्विसेज, बॉयकॉट करेंगे आर्मी, बॉयकॉट करेंगे पुलिस, सभी गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ देंगे ये लोग, क्लियर। ये था 1917 से 1919 तक की कहानी। अगला हमारा टॉपिक होगा
1920 से क्या हुआ, और सबसे मेन टॉपिक उसमें हम आपको कराएंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगले सेशन में. नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. आई एंड दिस सेशन हियर. एनी क्वेश्चंस? कोई कुछ पूछना चाहेगा? Should I No, sir. okay, should I end the session?